हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच पुनः एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 5 लेकर के आया हूँ। और तो चलिए बस इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है एनसीईआरटी क्लास 5 है जल। देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 5 है। तो चलिए बात करते हैं, पहले जल चक्र के बारे में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जल क्या होता है। तो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, एक यौगिक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम जल चक्र के बारे में। जल चक्र, वाटर साइकिल। तो जल में क्या होता है, जल वाटर, और चक्र में होता है साइकिल। चक्र में होता है घूमना। जब जल घूमते रहता है, एक बार वाष्प के रूप में बढ़ेगा, फिर जल के रूप में बनेगा, फिर नीचे आएगा, उसको जल चक्र कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं जल चक्र किस तरह होगा। तो आप जानते हैं पीछे चैप्टर में बताया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, वहां पे जाकर के बताया गया है कि जल जो होता है पहले महासागर, समुद्र या कोई भी झील सब में होता है, और वहां पे सूर्य किरण पड़ने के बाद वो वाष्पीकरण होने लगता है, और वाष्पीकरण होने के बाद वो वाष्पित होकर के ऊपर जाता है। तो जब ये पहले जल था, फिर वाष्प बना, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाकर के वो संघनित हुआ और जल का बूंद का रूप ले लिया, और जल बूंद होने के बाद वो भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। फिर स्थल पर आने के बाद धीरे धीरे नदी सबके सहारे कहाँ चल जाता है, समुद्र। यानी समुद्र से शुरू हुआ वाष्पीकरण, और फिर पुनः जो बारिश होकर के वो समुद्र में ही चल गया। इसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि जब जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और वहां संघनित होने के बाद पुनः स्थल पर आकर समुद्र में मिल जाता है, तो उसे इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। मेन पॉइंट आपको देखना है कि यहाँ पे ये संघनित होकर के नीचे आता है, ध्यान रखना। वर्षा होता है संघनित होकर के। फिर आगे बात करते हैं, तो जल दो प्रकार के, एक लवणीय जल हो जाएगा और एक अलवणीय जल होगा। तो चलिए बात करते हैं लवणीय जल क्या होता है और अलवणीय जल बात क्या करते हैं। तो लवणीय जल लवण मतलब होता है एक तरह से नमकीन, यानी जिस पानी में नमक की मात्रा हो, लवण की मात्रा हो, उसे लवणीय जल कहेंगे। तो समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है महासागर का, वो लवणीय होता है। देख सकते हैं या खारा होता है। तो यदि पूछे आपसे कि निम्नलिखित में कौन लवणीय जल का स्रोत है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, उस आधार पर आप बना लीजिएगा वहां पे। फिर है अलवणीय जल के मुख्य स्रोत। तो बात करते चलिए, देखिए अलवणीय जल क्या हुआ, नाम अ मतलब नहीं, लवण मतलब लवण, यानी जिसमें नमक की मात्रा नहीं हो, लवण की मात्रा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अलवणीय जल कहेंगे, या अलवण जल के स्रोत कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें दे दिया है नदी, ताल, सोते, जो नदी का जो पानी बहते रहता है, नदी को से सोता कहते हैं, बहती हुई पानी को, हिमनद, ये सभी के सभी जो है अलवण के जल के स्रोत है। फिर आगे है समुद्र का पानी सोडियम क्लोराइड NaCl के कारण नमकीन होता है। और आपको पता होगा नमक में अधिकतर शुद्ध नमक उसी से निकाला जाता है, बाद में उसको आयोडीन जो होता है उसमें उसमें होता है, फिर मिला करके उसको नमक हम लोग खाते हैं। तो महासागरीय समुद्र से ही नमक निकाला जाता है। तो नमक का सूत्र को क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, आप साइंस में पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो बात करते हैं समुद्र के जल से क्या निकलेगा, नमक निकलता है। चलो उसमें और थोड़ा आगे देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं थल शब्द। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे भले एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपको एनसीईआरटी बेस पे बनाया गया है। तो जैसे एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव बनता था, हर एक लाइन बाय लाइन, उसी तरीका से मैंने उसमें नोट करके बच्चों को पढ़ाया है, और फिर आप लोगों के बीच YouTube के माध्यम से दे रहा हूं, और इसका PDF मिल जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, यदि हो सके तो आप एक बार बुक उल्टा के देखिए, जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, देखिएगा हर एक लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से स्रोत से कहीं से ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। फुल्ली एनसीईआरटी 100% आपको एनसीईआरटी है। ये बनाने के लिए तो इससे बहुत सारा वीडियो बन सकता था, बहुत सारा टॉपिक ले सकते थे अदर टीचर का, अदर बुक से, लेकिन नहीं, मेरा मेन मकसद है पहले एनसीईआरटी पढ़ाना, उसके बाद ही
अदर बुक से या अदर स्रोत से मैं आप लोगों के पास वीडियो को या पीडीएफ बना करके दूंगा। पहले ये पढ़िए, उसको फिर विस्तारित रूप में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और ध्यान है कि एनसीईआरटी है ये, कोई भी भारत का कोई भी एग्जाम हो 50% क्वेश्चन यहीं से पूछता है। 50%, जी हाँ 50%। वही बात करते हैं एनसीईआरटी सीटेट 6 to 8 की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 100 के 100% क्वेश्चन मिल जाएगा सीटेट 6 to 8 में। जी हाँ, आप जाके देखिए, यदि एक भी अगर आपको लगे कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिल रहा है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या हम कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आपको बीपीएससी 4 के लिए 3, 2, 1 कहीं भी जाकर देखिए, आपको 95% क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। नहीं मिलेगा फिर आप हमको बोलिए, आप मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों ने कमेंट्स करते हैं न लाइक करते हैं। यदि अच्छा नहीं है तो उसको डिसलाइक कीजिए, अच्छा है आपके लिए तो उसको लाइक कीजिए या कमेंट्स कीजिए कि हाँ अच्छा नहीं है, ताकि हम पुनः कुछ उसमें सुधार लाएंगे वीडियो में। अब मैं आपको बता दूं, ये केवल एनसीईआरटी है, इसीलिए इस तरह से पढ़ाया गया है और आप लोग बीच पीडीएफ दे दिया गया है। फिर आप लोग के बीच में एक ज्योग्राफी का अलग से सीरीज लेकर के आऊंगा, जहां पर टॉपिक वाइज आपको रहेगा। इसीलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके बीच अच्छा सा वीडियो पहुंच सके। और आपके बीच करेंट का भी, मैथ का भी और एनसीईआरटी, स्पेशल एनसीईआरटी साइंस का पीडीएफ लोगों के बीच 2 से 4 राज्यों के बीच आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसी तरह से देखते हैं, इसमें थलशाला की बात है, तो चलिए बात करते हैं। थलशाला यह छोटा सा पौधा रखने का कृत्रिम आहत है, ध्यान रखना यहाँ पे कृत्रिम आहत, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये कृत्रिम आहत है। खुद देखा कि थलशाला क्या है, कृत्रिम आहत, प्राकृतिक आहत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर है इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी मृत इजराइल की मृत, जहां पे आदमी डूबता नहीं उस सागर में, तो 340 ग्राम 1 लीटर पानी से 340 ग्राम नमक निकलता है, जिसमें आदमी डूबता नहीं है बल्कि तैरते रहता है। ऐसा नमक की अधिकता के कारण होता है, क्योंकि यह पानी को सघन बना देता है। पानी को ये सघन बना दिया इसीलिए। चलिए इसी तरह से देखते हैं, देख सकते हैं पूरा लिखा करके एक टॉपिक वाइज आप लोग बीच प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं है। फिर है महासागर के औसत लवणता, या ये था मृत पूछेगा, मृत सागर कहाँ है, तो इजराइल में है। 1 लीटर पानी में कितना नमक बनता है, तो 340 ग्राम। उसमें कौन महासागर आदमी नहीं डूबता है, तो मृत महासागर में। क्यों नहीं डूबता है, तो पानी को सघन बना देता है ये। 5 क्वेश्चन सिर्फ इस लाइन से 5 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उसको पढ़िए, अच्छा से समझिए उसको। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर पूछेगा तो आपसे हो ही जाएगा। फिर बात करते हैं महासागर की, बात करते हैं तो 35 भाग, यानी कि 1000 लीटर में 35 ग्राम जो है नमक निकलता है, देख सकते हैं, प्रति 1000 ग्राम, देख सकते हैं। और लवणता जो होता है वो 1000 ग्राम पर मौजूद लवण की मात्रा होता है, ध्यान रखना, 100 ग्राम नहीं, 10,000 नहीं, 1000 ग्राम में नमक की मात्रा जो होता है उसको लवणता कहते हैं। फिर पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग या 71% जल से ढका हुआ है। जी हाँ, 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। तो जब ये जल हुआ 71%, तो स्थल कितना होगा, 29%, यानी कि 29% होगा। फिर बात करते हैं, आप जल की बात करते हैं 100%, मान लीजिए इसको 100%, पूरा स्थल भाग बना 3/4 या 71%, ध्यान रखना 3/4 है या 71%। लेकिन महासागर में जल कितना है, यानी 71% का 97.3% जल जो है लवणीय है, जो महासागर में है। बाकी जो बच गया आपको लगभग 2%, 2.7%, वह बर्फ के रूप में या अलवणीय जल, बर्फ के रूप में नहीं कह सकते हैं, अलवणीय जल बोलिए।
और भूमिगत जल जो है 0.68% है, यानी लगभग लगभग 1% पानी पीने लायक है और 2% से कम पानी जो है बर्फ के रूप में है। तो चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं। हो सकता है इस बार बीपीएससी में ये पूछ सकता है, याद कर लीजिए उसको, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? ये तो ठीक है, याद कर ली क्यों मनाया जाता है। इस बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया गया था, क्यों मनाया जाता है। तो उस दिन जल संरक्षण संबंधी लोगों को जागरूक किया जाता है, जल से संरक्षण संबंधी लोगों को जागरूक किया जाता है। फिर उसी पिछले चैप्टर में बताया गया था आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये सब याद कर लीजिए। और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, स्पष्ट लिखा हुआ है जल संरक्षण दिवस में लोगों को जागरूक किया जाता है जल संरक्षण के लिए, जल को बचाने के लिए। फिर ताल एवं झील में शांत जल होता है, ध्यान रहे कि ताल और झील में शांत जल होता है। वो अगर महासागर की बात करते ही हमेशा गतिमान रहता है, महासागर हमेशा गतिमान रहता है, यानी यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागर की गति की बात करते 3 गति, तारंग होता है, एक ज्वार भाटा होता है, एक धाराएं के रूप में बहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दे दिया है तरंग के बारे में। तरंग, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो उन्हें तरंग कहते हैं। जब पानी उठेगा और गिरेगा उसको तरंग कहेंगे। या आप देखते होंगे पानी में कोई मिट्टी का टुकड़ा या पत्थर लेकर के मारिए तो देखिए कि वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ते जाते, ऊपर 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 नीचे पानी करते हुए आगे बढ़ते रहते, उसे तरंग कहते हैं। और जब पवन समुद्र की सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, यानी हवा तेज बहेगी तो तरंगे भी तेज बहेगी। फिर आपको बताया जाएगा जब पानी ऊपर उठेगा तो उसको ज्वार कहेंगे, नीचे गिरेगा तो उसको भाटा कहेंगे। जस्ट आगे आपको बताया जाएगा। सुनामी जापानी भाषा के शब्द पूछ देगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है? तो पोताशय तरंगे। क्या होता है? पोताशय तरंगे होता है जिसका अर्थ। फिर आगे देख सकते हैं इसी में 26 दिसंबर 2004 को, ध्यान दें 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताशय तरंगे कारण भारतीय सीमा के दक्षिणी बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था वो डूब गया। यानी इंदिरा पॉइंट क्या हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग डूब गया, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। कब? डेट पूछ देगा 26 दिसंबर 2004 को। फिर पूछ देगा कहां आया था? तो हिंद महासागर में आया था। फिर आगे दे दिया है हिंद महासागर में सुनामी आने की संकेत सुविधाएं नहीं है। वही प्रशांत महासागर में सुनामी आने के पता 3 घंटे पहले लग जाता है, क्योंकि हिंद महासागर में सुनामी नहीं के बराबर आता है और प्रशांत महासागर में बराबर आता है, इसके पता चल जाता है। चलिए बात करते हैं, नया पॉइंट है ज्वार के बारे में। जब महासागर का पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब महासागर पानी ऊपर उठेगा, तट की तरफ बढ़ेगा तो उसको ज्वार कहते हैं। जो उच्च ज्वार जो होता है नौ संचालन में सहायक होता है। तो ज्वार 2 टाइप का होगा, उच्च ज्वार भी होगा और निम्न ज्वार भी होगा। ध्यान रहे, जब पानी ऊपर उठेगा अपने सतह से तो उसको ज्वार कहते हैं, फिर नीचे गिरते रहेगा पानी उसको भाटा कहेंगे। या तरंग जो होता है, सॉरी ज्वार जो होता है वो तट की तरफ बढ़ेगा और तट से पीछे हटता है तो उसको भाटा कहते हैं। चलिए इस तरह से आगे देख सकते हैं। यहाँ दे दिया है कि मछली पकड़ने में भी मदद, यानी उच्च ज्वार जो होता है नाव संचालन में भी और मछली पकड़ने में भी सहायता था। आखिर क्यों? तो नाव को क्या करता है? तो तट की तरफ फेंक देता है, तट की तरफ पहुंचा देता है। मछली को भी वो तट की तरफ जाकर जमा कर देता है या ऊपर में जाकर के फेंक देता है पानी के सहारे, इसीलिए। अब है भाटा, देख सकते हैं भाटा के बारे में। जब महासागर का पानी ऊपर उठने के बाद नीचे गिरता है तो निम्न स्तर आ जाता है,
ये नीचे निम्न स्तर पर आ जाता है, इसे निम्न स्तर को भाटा कहते हैं, जो नीचे जो गिरते रहता है। इसमें पानी तट से पीछे जाता है, या ऊपर जो हुआ रहता है वो नीचे गिरते रहता है। और क्यों होगा इसका कारण, ज्वार भाटा क्यों आता है वो आपको बताया जाएगा आगे। फिर दिया है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ध्यान है, दिन में 2 बार ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा। ऊपर उठेगा तो ज्वार और नीचे गिरेगा तो भाटा। आखिर क्यों ऐसा होता है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। यानी समुद्र की जो पानी होता है, महासागर की पानी होता है, वह ऊपर उठ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखना इस चीज को। इसी कारण उच्च ज्वार यानी ज्वार आता है। ठीक, और भी एक कारण है इसका, पृथ्वी के घूमना, कैरियोलिस बल के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण होता है। जब पृथ्वी घूमते रहता है तब उसके कारण होता है। कैरियोलिस बल के कारण ऐसा होता है। तो 3 कारण है, सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी, तो 2 हुआ। एक कैरियोलिस बल के कारण होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। उसी में चलिए देखते हैं आगे। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस समय उच्च ज्वार आएगा। चंद्रमा निकट होगा, पानी को ज्यादा खींचेगा तो उच्च ज्वार आएगा। तो ये आता कब है, पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होता है। उस समय उच्च ज्वार आता है। इस ज्वार को बृहद ज्वार भी कहते हैं। उच्च ज्वार बोलिए या बृहद ज्वार। कब, अमावस्या और पूर्णिमा को। क्यों, क्योंकि उस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाता है। चलिए इसका थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं आगे, आपको बता दिया जाएगा उसमें। देख सकते लिखा हुआ बृहद ज्वार। चलिए इसमें देखते हैं, अच्छा से देख लेते हैं इसको। इसमें आपको ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी क्लियर हो जाएगा, वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए ये सूर्य है, लिखा हुआ ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा हुआ। तो जब सूर्य की लाइट पृथ्वी पर पड़ेगा, लेकिन बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया, यानी पृथ्वी के कुछ भाग को क्या कर लेता है, ये ढक लेता है, लाइट को नहीं आने देता। जिससे पृथ्वी खुद पास तो लाइट है नहीं, ग्रह के पास तो लाइट है नहीं, तो लाइट किससे लेता है, ये सूर्य से लेता है। सूर्य पर का एक स्रोत है सौरमंडल में ऊर्जा का, लाइट का है तो बहुत, लेकिन सौरमंडल तो सूर्य ही है। तो ये लाइट ऊपर नहीं आ पाता है पृथ्वी पर, जिससे वह सूर्य को नहीं देख पाता, इसीलिए उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा और पृथ्वी पर लाइट नहीं पड़ने देगा, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा, तो आपको पता होगा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, कभी यहां होगा, कभी यहां चंद्रमा होगा, कभी यहां होगा। तो एक ऐसा समय होगा कभी न कभी यहां पे आता होगा। ये बहुत कम देर के लिए होता है, 7 से 8 मिनट के लिए होता है, ये बहुत कम देर के लिए होता है, तो उसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। आप देखिए चंद्रमा यहाँ पे था, अब ये दिखाएगा यहाँ भी होगा, पीछे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब चंद्रमा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब इसका तो लाइट इस पर पड़ा, इसका लाइट इस पर पड़ा, लेकिन इसका लाइट चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा, यानी पृथ्वी का छाया पड़ जाएगा चंद्रमा पर, जिससे चंद्रमा के भाग को हम नहीं देखेंगे। और जब चंद्रमा के भाग को नहीं देखेंगे तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ध्यान रखना। अब चंद्र ग्रहण कहेंगे किसको, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा,
तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक, इसका लाइट नहीं पड़ रहा है इसमें, इसलिए उसको दिखेगा। और इस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है। चंद्र ग्रहण के दिन क्या होगा, पूर्णिमा होगा, और इस दिन क्या होगा, अमावस्या होगा। ठीक, चलिए मेन समझना हमको ज्वार और भाटा के रूप में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते दे दिया गया है, स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि ये पानी हुआ, ये पानी हुआ, देख रहे हैं पानी दे दिया। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में है, और ये दोनों एक साइड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी को अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए पानी उछाल मारता ऊपर की तरफ। पानी क्या होगा, समुद्र में बता लो। ये बहुत मनोरम दृश्य होता है, लोग देखने के लिए जाता, मुंबई से हम देखे होंगे। ठीक, या बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे। तो ये सब बृहद ज्वार होगा। एक बार फिर क्या होता है, जब ये चंद्रमा इधर चलाया तो ये भी अपने तरफ खींचा और ये भी अपने तरफ खींचा। तो वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो दोनों तो बृहद ज्वार ही हुआ, उच्च ज्वार ही हुआ, लेकिन इसमें ज्यादा पानी खींचा होगा, इसमें थोड़ा सा कम पानी का खींचा होगा। वही अगर बात करते हैं निम्न ज्वार की बात करते हैं, तो चलिए देखिए, जब 180 डिग्री सीध में था तो उच्च ज्वार या बृहद ज्वार भाटा कहेंगे उसी को। वही जब 90 डिग्री में आ जाएगा, ये चतुर्थांश में देखिए, चतुर्थांश 90 डिग्री में, तो ये अपने तरफ खींच रहा है और इसको अपने तरफ खींचने ज्यादा नहीं खींच पा रहा है, ये तो ज्यादा पानी ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, इसीलिए इसको कहते हैं लघु ज्वार कहेंगे। पानी को ज्यादा नहीं उठ पाते, ये अपने तरफ खींचा और ये अपने तरफ तो कैसे होगा, तो इसलिए नहीं हो पाता है। चलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। महासागरीय धाराएं के बारे में दे दिया है कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा को गर्म या ठंडी हो सकती है, धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं बताया ना कि निश्चित दिशा में हमेशा वो गतिशील रहती है या नियमित रूप से बहती रहती है। ये गर्म भी हो सकता है, ठंडी भी हो सकता है। आपको क्लास 6 में बताया गया है कि सबसे ज्यादा गर्म की बात करते हैं विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर होता है, पृथ्वी के बीच में होता है। यानी कि चलिए देख लेते हैं एक बार, ये पृथ्वी हुआ, ये विषुवत रेखा हुआ, यानी ये वाला जो भाग होगा सबसे ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा पृथ्वी, क्योंकि सूर्य किरण यहां पर लंबवत पड़ती है और यहां तो लंबवत नहीं पड़ती है, इसीलिए ध्रुव पर क्या होगा, ठंडा होगा। दोनों साइड ध्रुव पर क्या होगा, ठंडा होगा। तो जो ध्रुव से लेकर के अगर विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेगा तो ठंडा जलधारा होगा, क्योंकि ध्रुव से जा रहा है ना विषुवत की तरफ, तो ध्रुव तो ठंडा है, तो ठंडा से गर्म की तरफ जा रहा है, तो वो क्या होगा, ठंडा होगा। वही अगर तू ध्रुव से जाएगा विषुवत की तरफ तो ये भी क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन वही अगर ध्रुव विषुवत रेखा वाला अगर ध्रुव की तरफ जाएगा तब ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म होगा। और जहां पे ठंडा जगह होता है वहां पे गर्म जलधारा पहुंचेगा, उसके जगह के आसपास की जगह को सुहाना बना देता है। क्यों, पहले से ठंडा था और गर्म पानी पहुंचा तो उस मौसम को गर्म कर दिया, इसलिए मौसम सुहाना हो गया। पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छा से बताया जाएगा इसके बारे में। फिलहाल जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना समझ लीजिए कि गर्म जलधारा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ धूप क्या होता है, लंबवत पड़ती है, यहाँ पर लंबवत नहीं पड़ती तो ठंडा होता है, बर्फ रहता है, बर्फ इस टाइप का पानी जो होगा ठंडा होगा। और ये हमेशा गतिशील रहता है, तो इसलिए जहां मिलता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा वहां पर मौसम कुहासा टाइप का होता है, सब बताया जाएगा आपको, कुहासा लगता है, नौ संचालन में दिक्कत होता है। इतना ही नहीं, वहां पर मछली ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मछली खाने वाला एक छोटा सा प्लांट्स पाया जाता है उसके समुद्र के अंदर, उसी को प्लांट्स को खाने के लिए बहुत सारा मछली आता है एक जगह, इसलिए वहां पर मछली ज्यादा पाया जाता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा बहुत आगे। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, अभी बताया गया, और वह ध्रुव की ओर या उच्च अक्षांश की ओर प्रभावित होती है।
क्यों उच्च अक्षांश मतलब क्या हुआ, बताया गया आपको, जाकर देख सकते हैं अक्षांश देशांतर। विषुवत रेखा 0 डिग्री हुआ और ध्रुव 90 डिग्री होता है, तो 90 मतलब बड़ा हुआ ना, 90 डिग्री बड़ा हुआ ना, इसलिए उसको उच्च अक्षांश कहते हैं। जैसे गर्म जलधारा की बात करते हैं तो याद रख लेना इसको, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय का नाम है तो समझिए गर्म ही होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक है, ब्राजील ये भी ठीक, और गल्फ स्ट्रीम नाम है गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम में से भी भाप होता है। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं। ठंडी महासागरीय धारा ध्रुव या उच्च अक्षांश से विषुवत रेखा या निम्न अक्षांश की ओर जाएगा। विषुवत रेखा रहे या निम्न अक्षांश लिखा रहे, ध्यान रखना, विषुवत रेखा निम्न अक्षांश ही हुआ, उसके आसपास वाला क्षेत्र जो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास है। क्यों प्रवाहित होता है, प्रभावित नहीं होगा, प्रवाहित होगा, गलती लिखा हुआ है। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेब्राडोर, पश्चिमी वायु अफवाह, फॉकलैंड, कैलिफोर्निया धारा, ये सभी ठंडी जल धारा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो दे देगा 4 गो में से 2 गो 3 गो में से, बोलेगा निम्नलिखित में कौन कौन या कौन ठंडी जल धारा है या कौन गर्म जल धारा है, या यह किधर से किधर की ओर प्रभावित होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। महासागरीय जलधारा किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करता है। अभी बताया गया आपको कि यदि ठंडा से गर्म तरफ जाएगा तो उसके तापमान को क्या कर देगा, है ठंडा लेकिन मौसम क्या कर देगा, सुहाना कर देगा, हल्का हल्का गर्म कर देगा, तो तापमान को प्रभावित किया। या गर्म वाला जगह पे ठंडा आया तभी तापमान को प्रभावित करेगा। जिस स्थान पर गर्म और शांत जलधाराएं, सॉरी शीत जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहां विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है। अभी बताया गया आपको, वहां सबसे विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य वही पाया जाएगा। क्यों कि गर्म और ठंडा दोनों पाया जाएगा वहां पे, और आपको बताया जाएगा वहां पे एक प्लांट्स पाया जाता है। जिस स्थान बताई दिया आपको, जैसे अलास्का का क्षेत्र याद रख लेना है, सब मछली वाला क्षेत्र में, जापान के आसपास का वहीं पर जलधारा मिलता है, 2 गो जलधारा। उत्तर पूर्वी अमेरिका के तब बताए गएंगे आपको, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट ये सब जो होगा सो क्या होगा, अधिक से मछली पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे दोनों जलधारा मिलती है। ठीक है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां कोहरे का मौसम होता है, कोहरे जैसे मौसम साफ नहीं रहता, वहां पे कुहासा रहता है, इसलिए वहां नौ संचालन में बाधा पहुंचती है। चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत, चलिए देखते हैं। देखिए चलिए 0 डिग्री देखते हैं कहाँ से गुजरा हुआ है, ये हुआ 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक, और ये इधर हुआ ठंडी जलधारा, ये हुआ विषुवत रेखा। इधर से जो आएगा, यहाँ जो देख रहे हैं आर्टिक, इधर जो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव होगा। इधर से जो आएगा निम्न अक्षांश की ओर ठंडी जलधारा होगा, ठंडी जलधारा होगा। इधर से भी आएगा तो क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। वही बात करते हैं, ये आसपास का जो होगा, ये आसपास का जलधारा, ये आसपास का जलधारा सभी गर्म जलधारा होगा। और ये इधर से इधर जो जाएगा ये भी गर्म होगा, ध्यान रहे, सभी क्या होगा, ये गर्म जलधारा होगा। क्यों, क्योंकि ये ध्रुव की तरफ जा रहा है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाती है, सभी गर्म जलधारा होगा। इसी तरह से ये भी अगर आगे तरफ बढ़ेगा ध्रुव की तरफ तो ये भी क्या होगा, गर्म जलधारा होगा, ठीक। वही ध्रुव की तरफ आएगा, इधर आएगा, वही बात करते हैं, विषुवत रेखा की तरफ आएगा, विषुवत रेखा की तरफ आएगा इधर से इधर, तो क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, इधर भी इधर से जाएगा, तो इधर से भी आया और इधर से भी गया, यहाँ पे मिल गया, मान लीजिए जापान वाला चीज, यहाँ पे देखते जापान वाला बात करते हैं, फिर इधर भी वाला बात, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसी में देख लिए, और भी देखिए यहीं से बताया गया था आपको तभी एनसीईआरटी से, लवणता 1000 ग्राम जल में
मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर का औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक, यानी 1000 भाग में 35 भाग। फिर ये बताया गया आपको इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलवन कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देता है। आपको बताया गया था। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों के में प्रवृत्त किया जाता है। बताया गया जापानी सुनामी जो होता है जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश तरंगे। ठीक है, ये आपको बता ही दिया गया था। देखिए यही है जलधारा के बारे में बात कर रहे थे अभी, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दे दिया गया है गल्फ स्ट्रीम इधर के इसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कैनबरीन इधर की तरफ आ रहा है। देखिए इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर से जा रहा है। तो जापान वाला क्षेत्र क्या यही हुआ, जापान वाला क्षेत्र मिल गया यहाँ पे। फिर देखिए ये दे दिया है ध्रुव वाला है ठंडी है, और ये जैसे करके बढ़ रहा है, ये कभी क्या हुआ सब देख सकते हैं दे दिया गर्म जलधारा। ठीक, चलिए तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से शेयर कीजिए। और आप लोग लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, हम आप लोगों के प्रति और ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको यही 30 मिनट की वीडियो 20 मिनट वीडियो बनाने के लिए हम 5 घंटा डेली मेहनत करते हैं, तब जाकर के वीडियो आप लोग बीच हम देते हैं। यदि आप खुद से पढ़ते उसी 5 घंटा को आप लोग 4 दिन में पढ़िएगा तब जाकर क्लियर होगा। और इस वीडियो को अधिक से देखिए, आप जब कोई वर्क करते रहते चला करके छोड़ दीजिए और सुनते रहिए। टाइम कम मिलता है तो सुनने से बहुत कुछ याद होता है। और ये एनसीईआरटी बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, यदि आपको पता नहीं है तो आप अच्छे किसी व्यक्ति से जो पास आउट हो चुके हैं उससे पूछ सकते हैं बीपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन आता है। वो बताएगा आपको कि 6 से 12 तक 11 तक का बुक खरीद लीजिए, खूब बहुत क्वेश्चन लाइन बाय लाइन उठा करके देता है वहाँ से। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक।